स्वागत है आप सभी का थिंकवर्स में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि इस सीरीज़ का रोड मैप क्या होगा और इस सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको पहले से ही आनी चाहिए। और इस सीरीज़ में हम ये भी देखेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में क्यों पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट मतलब फ्रंट एंड, बैक एंड और उसका इंटीग्रेशन। देखिए, जनरली यूट्यूब पर देखते होंगे कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट जो होता है एक ही फ़ोल्डर में कवर कर दिया गया होता है। तो ऐसा पॉसिबल है जब छोटा होता है तो उसी फ़ोल्डर में उसी का बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों कोड लिख सकते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो अगर हम एक ही फ़ोल्डर में फ्रंट एंड का कोड और बैकएंड का कोड हम लिख दें तो इतना मैसी हो जाएगा कि आपको मतलब क्लियर समझ नहीं आएगा कि किसका रोल क्या है। इसलिए हम फ्रंट एंड को अलग डिज़ाइन करेंगे और फिर बैकएंड को अलग फ़ोल्डर में डिज़ाइन करेंगे। हाँ, बैकएंड को हम टेस्टिंग करने के लिए पोस्टमैन का सहारा लेंगे और पोस्टमैन से हम वेरीफाई करेंगे, जो इंडस्ट्री में भी यही फॉलो किया जाता है। देखिए, हमारे सीनियर ने बताया था कि जो इंडस्ट्री में होता है वो फ्रंट एंड के अलग इंजीनियर होते हैं, बैक एंड कोई और डिज़ाइन कर रहा होता है, फिर उसका हम इंटीग्रेट करते हैं। तो उसी हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। पहले हम फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे, फिर बैक एंड डिज़ाइन करेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे तीसरे पार्ट में। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हर लेक्चर में हम क्या-क्या कवर करते हुए इस प्रोजेक्ट को समाप्त करेंगे। आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एक बेस बनाएंगे कि हम प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम आगे फॉलो करते चलेंगे। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि क्या-क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पहले से ही कवर करके ही आना चाहिए, तभी हम इस प्रोजेक्ट को आगे देखें। ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉपर हर एक फ़्लो एक याद हो, बस हाँ, ये हो कि जब हम इसको यूज़ कर रहे हों तो एकदम से नया ना लगे कि अरे! ये क्या है? हर चीज़ किसी को भी याद रहता नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि जब हम यूज़ करें तो एकदम से नया ना लगे कि अरे! ये क्या है? ये तो हमें पहली बार देखने को मिला। एटलीस्ट एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए और जब हम यूज़ करें तो आपको ये याद रहे कि हाँ, ये यहाँ पर यूज़ होता है। देखिए, तो कुछ जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स हैं जो हमें आना चाहिए प्रिपेयर बिफोर स्टार्ट द सीरीज़। तो जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब होता है कि हर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम वेर का यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। हर का एक अपना-अपना बेसिक रूल होता है। हम इस प्रोजेक्ट में बेसिकली ज़्यादातर कॉन्स्ट का यूज़ किए हैं और लेट कई बार कुछ चीज़ों में यूज़ किया गया है। अगर हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। रीडिक्लेयर मतलब बताते हैं, जैसे हमने कॉन्स्ट करके लिखा, कॉन्स्ट ए इज़ इक्वल टू 9, तो हम इसको दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम बी इज़ इक्वल टू ए लिख सकते हैं, कि इसे हम दोबारा से हम क्या किए रीडिक्लेयर कर दिए बी में। इसमें क्या कर दिए ए की वैल्यू को हम बी में असाइन कर दिए। तो इसे हम क्या कर सकते हैं दोबारा रीडिक्लेयर कर सकते हैं। एक ब्लॉक तक ही इसका स्कोप होता है। जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया ए, तो ए का कब तक ए जाना जाएगा जब तक हम उसी ब्लॉक में हैं। देखिए, हम इसे एक ब्लॉक कहते हैं, जैसे कि जहाँ से ब्रैकेट ओपन हुआ और फिर जहाँ से ब्रैकेट क्लोज़ हो गया, ये एक ब्लॉक होता है। इसे ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। तो जो इसका जो कॉन्स्ट से इनिशियलाइज़ होगा वेरिएबल उसका स्कोप एक केवल और केवल एक ब्लॉक तक ही होगा। देखिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं और इनका यूज़ करने से वेरिएबल का नेचर चेंज होता रहता है। अगर हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं तो किस तरीके से वेरिएबल का नेचर चेंज होता है, उसे हमने देख लिया है अच्छे से। अब आगे चलते हैं। अब आता है कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको इफ़ एल्स लगाना आना चाहिए
कि इफ़ ये हो तो क्या होगा, अगर नहीं हो तो एल्स में क्या होगा। इफ़ एल्स जनरली सभी पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि टर्नरी ऑपरेटर, इसमें हमने डबल स्टार लगा रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हर एक फाइल में हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है। तो इसे भी हम कवर कर रखे हैं, लेकिन आपको बेसिक उसका सिंटैक्स याद हो रहना चाहिए कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। आगे आते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग की बेसिक ऑपरेशन जो उस पे लगाते हैं कि टू लोअर केस, मतलब जो भी स्ट्रिंग रहेगी वो अपर केस में ना हो करके लोअर केस में हो जाएगी। और इसमें अपर केस में मतलब अगर स्ट्रिंग है तो हर वर्ड उसका अपर केस में हो जाएगा। मतलब अगर स्मॉल ए है तो अपर केस में लगा तो वो कैपिटल ए हो जाएगा। अगर लोअर केस लगा दिए तो अगर अपर है तो वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ट्रिम करने पर क्या होता है कि अगर किसी ने स्पेस कर दिया, जैसे ए स्पेस बी कर दिया, तो ट्रिम करने पर ये ए स्पेस बी ना होकर के ए बी हो जाता है। ऐसे ही इसका ट्रिम का यूज़ होता है। और इसमें कुछ ऑपरेशंस आपको स्ट्रिंग में आने चाहिए, जैसे कॉनकेट होता है, इस दोनों को दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से कवर करके रखना है। अब आगे चलते हैं। अब एरे आता है। एरे ही है जो बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ हो रहा होता है। अगर आप डीएसए कर रहे हैं अच्छे से, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ें एक पहले से ही ईजी लेवल पे होती हैं। एरे के कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें फ़िल्टर का यूज़ कैसे किया जाता है, आप पढ़ लेंगे। तो देखिए हमने इस प्रोजेक्ट में फ़िल्टर का यूज़ कहाँ पे किया हुआ है कि जैसे आप कैटेगरी चूज़ करते हैं, कैटेगरी चूज़ किया, आप इक्वल टू फैशन होना चाहिए, फैशन। जैसे ही आपने कैटेगरी को चूज़ किया आपने फैशन, तो जैसे ही आपने फैशन चूज़ किया, जिनका जिनका कैटेगरी फैशन होगा केवल और केवल फ़िल्टर होकर के प्रोडक्ट वही बस केवल दिखाई देंगे। और मैप का यूज़ तो मतलब बहुत हर बार ही यूज़ किया गया है। मैप मतलब होता है कि ये एरिया के हर एलिमेंट को सर्च करता है। जैसे कि अगर हमें मैप लगा दिए तो हर एक एलिमेंट को पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैप एक ऐसा ऑपरेशन है जो एरिया के हर एक एलिमेंट पर जा कर के वो सर्च कर लेता है। देखिए रेड्यूस एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि रेड्यूस का यूज़ हम कहाँ किए हैं बताते हैं। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने लिख रखा है, वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट को कहीं न कहीं हमने प्रोजेक्ट में ऐड किया हुआ है। तभी इसको पढ़ने के लिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए रेड्यूस का यूज़ कहाँ किए हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कार्ट में जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो उसमें कई सारे प्रोडक्ट होते हैं और उन सभी प्रोडक्ट के प्राइस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं और उन प्राइस वैल्यू को क्या करते हैं, रेड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण टोटल प्राइस मिल जाता है। तो वहाँ पर उसका रेड्यूस का यूज़ हुआ है। देखिए स्लाइस में एक यहाँ पर ब्रैकेट होता है जिसमें एक इनिशियल इंडेक्स लिखा रहता है और एक फाइनल इंडेक्स लिखा रहता है, ऐसे रहता है। यहाँ पर मान लेते हैं एक लिखा हुआ है, वहाँ टू लिखा हुआ है। ये एरे के ही ऑपरेशन है सभी। जैसे अगर आप किसी एरे पर स्लाइस लगा करके वन से टू कर दिए, तो यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू लिखी जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ समझते हैं, अगर हम ए इंडेक्स पे अगर हम यहाँ पे स्लाइस करके एक से दो लगा दिए, यहाँ है ज़ीरो, इंडेक्स की वैल्यू ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, थ्री। अगर हम यहाँ से वन से टू लगा दिए, इसका मतलब हमें थ्री और फाइव वैल्यू ही केवल केवल रिटर्न होगी, क्योंकि हम स्लाइस कर दिए। उसका हमने वो पार्ट लिया जो हमें चाहिए था। स्लाइस मतलब होता है कि कट कर देना, किसी भी चीज़ को कट कर देना। तो हम वहाँ पर क्या कर दिए, उसे कट कर दिए। अब ये है फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए ये एक सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि ये होता है फंक्शन का सिंटैक्स, सिंपल फंक्शन का सिंटैक्स होता है ये। और जो एरो फंक्शन का होता है, इसमें यहाँ पे एरो लगे होते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब यहाँ पर एरो लगे होते हैं। तो इस इन दोनों में मेनली डिफरेंस किस बात का होता है कि इसमें डॉट दिस, अगर आप लोग उप्स पढ़े हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसे डॉट दिस अगर करेंगे तो इसमें इस फंक्शन को पता ही नहीं होगा कि डॉट दिस मतलब क्या होता है, और जबकि ये करंट वैल्यू को असाइन कर रहा होता है। इसे हम अच्छे से कवर करेंगे, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम और भी ज़्यादा डिटेल में जब पढ़ रहे होंगे तो कवर किए हैं हम आगे। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा कि ये सिंपल फंक्शन एरो फंक्शन क्या होता है। बाकी आप अगर पहले से ही पढ़ कर आए हैं तो अच्छी बात है।
अब हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट इसका हमने बैकएंड में यूज़ कर रखा है। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम जब एपीआई हैंडलिंग करते हैं, एपीआई एरर हैंडलिंग करते हैं, एपीआई रिस्पॉन्स हैंडलिंग करते हैं, तो हमने क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रखा है, और कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ किया हुआ है, सुपर का यूज़ किया हुआ है जब हमने जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन एरर को हैंडल किया हुआ है। ये वर्ड थोड़े से आपको नए लग सकते हैं, लेकिन जब हम अच्छे से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर अच्छे से क्लियर किए हैं। अभी आप इतना समझते जाइए कि ये चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही थोड़ी बहुत पढ़ करके ही आना है। बाकी हम हर एक चैप्टर में जितना भी पढ़े हैं उसे हम पहले ही कवर कर दिए हैं, लेकिन आपको पता रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और देखिए, इसमें एरर हैंडलिंग करने के लिए ट्राई कैच का यूज़ किया है, ट्राई कैच ब्लॉक। ये आप जावास्क्रिप्ट का जब एडवांस वर्जन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। और ये एसिंक वेट हम जब भी एपीआई बिल्ड करेंगे, हर एक एपीआई बिल्ड करते समय हमने इसका यूज़ कर किया है। बाकी जो एडवांस वर्जन में जावास्क्रिप्ट का होता है, इसमें यही सब चीज़ें होती हैं, बस यही है जो जावास्क्रिप्ट है। इतना चीज़ें आप कवर कर लेंगे, बाकी तो आगे हम प्रोजेक्ट को पढ़ाते समय संभाल लेंगे। और बहुत लोगों का ये मिथ होता है, बहुत लोगों का नहीं, मतलब ये होता ही है कि आपको अगर फुल स्टैक प्रोजेक्ट को कवर करना है तो आपको रिएक्ट पहले से ही आनी चाहिए। अगर आपको रिएक्ट आता है तो अच्छी बात है, आप और भी ज़्यादा कुछ इसमें नया ही सीखेंगे। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, जितना इसमें कवर किया गया है उतना सफिशियंट है रिएक्ट के लिए। क्योंकि जितना भी बेसिक पार्ट है रिएक्ट का, हम पढ़ते समय जो भी उसमें अगर एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा, जैसे यूज स्टेट। अगर हम रिएक्ट में यूज स्टेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके सारा का सारा डिटेल्स, जो भी फंक्शनिंग, ये क्या है, ये कैसे यूज़ होता है, इसका सारा का सारा डिटेल हम पहले बेसिक से कवर करेंगे, यही डैशबोर्ड पर आकर के। फिर उसके बाद में हम उसे कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम अच्छे से कवर कर लेंगे। प्रोजेक्ट को, इस फुल स्टैक प्रोजेक्ट में हम नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी जो डेटाबेस का हमने यूज़ किया है वो मोंगोडीबी है। रिएक्ट में हम फ्रंट एंड बना रहे होंगे, सर्वर का यूज़ करने के लिए हमने एक्सप्रेस का यूज़ किया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको पहले से ही आनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही एटलीस्ट पढ़ करके एक बार तो रखना ही है। बाकी आपको अच्छे से अगर प्रॉपर या आ रहा है तो आप एक दो लेक्चर के बाद प्रॉपर आप खुद से ही यूज़ करना सीख जाएंगे, तो वैसे ही 2x स्पीड में आप उसको समझते हुए चलेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसे आप पहले से ही कवर करके रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि रोड मैप क्या होना चाहिए। पहला कवर करेंगे कि फ्रंट एंड का रोड मैप क्या होना चाहिए। हर लेक्चर में आगे बढ़ते समय हमें हर लेक्चर में क्या क्या हम पढ़ेंगे। फिर चलेंगे बैकएंड में कि बैकएंड में किस तरीके से, पहले लेक्चर में क्या होगा, फिर दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर कब जा कर के मेरा प्रोजेक्ट एंड होगा, फिर कब हम पोस्टमैन से वेरीफाई करेंगे। और फिर चलेंगे हम इंटीग्रेशन पार्ट में कि हम किस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों के पोर्ट अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग सर्वर पे रन हो रहे होंगे। ये अपना ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहला फ्रंट एंड पार्ट हो गया, फ्रंट एंड हम अच्छे से कवर करेंगे। फिर हम बैक एंड एप्लीकेशन पे जाएंगे, बैक एंड वाले देखेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और कितने लेक्चर्स होंगे, इनके कितने लेक्चर्स होंगे और इंटीग्रेशन के कितने लेक्चर होंगे। देखिए, बेस्ड ऑन रियल कंपनी में फ्रंट एंड और बैक एंड के अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। फ़ोल्डर सेपरेट होता है, वही जो मैंने पहले बता रखा है कि जो रियल कंपनी में होता है वो फ्रंट एंड के और बैक एंड के फ़ोल्डर अलग अलग होते हैं। वो एक ही फ़ोल्डर में फ्रंट एंड का भी कोड लिख दें, बैक एंड का भी कोड लिख दें। जब आप किसी बड़े एप्लीकेशन पर काम करते हैं, बड़े कोड बेस होते हैं, तो उन्हें फ्रंट एंड और बैक एंड को सेपरेट ही रखना ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए, पहले फ्रंट एंड लेक्चर के रोड मैप के बारे में समझते हैं, फिर बैक एंड में चलेंगे हम।
देखिए लेक्चर नंबर 1, जब हम लेक्चर नंबर 1 में आएँगे तो आप इसे ध्यान में रखिए कि हमें फ्रंट एंड को डिज़ाइन करना है, अभी बैक एंड हमारे पास है नहीं। क्योंकि जब हम फ्रंट एंड बना रहे हैं तो हमारे पास बैकएंड एक है ही नहीं, ना बैकएंड से कोई डाटा आ रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता है और हम चल रहे हैं एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर हम बोल दिए कि नहीं आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक फ़ोल्डर बनाएँगे, फिर उसमें कुछ फ़ाइल रखेंगे, फिर उन फ़ाइलों में कुछ कोड लिखेंगे, देन हम उसे रन करेंगे। देखिए, पहले हम प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए गिटहब के कुछ बेसिक कमांड देखेंगे जो इस प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट होंगे, और एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ करेंगे और उसे हम क्लोन करेंगे अपने वीएस कोड में। फिर वहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट का सेटअप स्टार्ट करेंगे। और अगर आप गिटहब का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप केवल प्रोजेक्ट को वीएस कोड में भी रख सकते हैं। अगर आप उसे गिटहब पर कोड को पुश नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि हमको गिटहब नहीं आता है तो क्या करें, तो इसे आप स्किप कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे विथ रिएक्ट वाइट। तो रिएक्ट का के साथ हम लोग वाइट का भी यूज़ करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में हम बेसिक टर्म के बारे में जानेंगे। जैसे हमने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ कर दिया, सारे सारे फ़ोल्डर सेटअप हो गए, बन गए फ़ोल्डर। देखिए इस प्रोजेक्ट में हम बेसिक टर्म के बारे में समझेंगे, जैसे कि फ़ोल्डर क्या होता है, फ़ाइल क्या होती हैं, और इसमें पेजेस होते हैं। जब फ्रंट एंड की बात करते हैं तो कुछ पेज होते हैं, जैसे जो यूआई सेक्शन हमें दिखता है, और कंपोनेंट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। रिएक्ट राउटर सेटअप करेंगे, रिएक्ट राउटर और नेवबार के बारे में बात करेंगे। नेवबार मतलब जो हमारा ऊपर का जो सेक्शन होता है जिसमें हम लॉगिन का बटन होता है, साइन अप का बटन होता है, कार्ट का बटन होता है, उसे नेवबार बोलते हैं। तो उसे हम फर्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और हम जब लॉगिन बटन पर क्लिक करें तो हमारा यूआरएल चेंज हो, वही हमारा रिएक्ट राउटर होता है, इसे सेटअप करेंगे। तो पहला लेक्चर में हम इतना कवर करने वाले हैं। पहला लेक्चर में हमने क्या किया, गिटहब पर जाकर के रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ किया और फिर प्रोजेक्ट को सेटअप किया रिएक्ट वाइट के साथ। फिर हम बेसिक टर्म के बारे में जाने और नेवबार क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं अगले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम क्या करेंगे, दूसरे लेक्चर में हम चलते हैं डाटा हैंडलिंग के बारे में। फॉर्म का डाटा हैंडलिंग, फॉर्म डाटा हैंडलिंग मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे कि आप कहीं इनपुट में कुछ डाटा फिल करते हैं, कुछ डाटा आपने फिल किया, जैसे ही साइन अप करके सबमिट बटन क्लिक करता है तो सारे डाटा वहाँ से खाली हो जाते हैं और वो डाटा कहीं चले जाते हैं। तो वो डाटा जाते कहाँ हैं, और उस इनपुट फील्ड में हमने जो भी डाटा फिल किया हुआ है वो कहाँ गया, डाटा का स्टोर कैसे होता है, उसे हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। हम लॉगिन और साइन अप पेज कवर करेंगे। देखिए जैसे हमें डाटा हैंडलिंग आ गया, फॉर्म का डाटा हैंडल कर लिए, तो जैसे ही जब यूज़र कोई लॉगिन करता है तो कुछ डाटा इनपुट करता है बॉक्स में, फिर वो डाटा हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और साइन अप पेज में तो वैसे भी डाटा यूज़र इनपुट करके वो फिर बैकएंड तक जाता है, जो डाटा यूज़र इनपुट किया हुआ होता है। और इसमें हम एप्लीकेशन का फुटर भी अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। देखिए दूसरा लेक्चर में हमने लॉगिन पेज बनाया, साइन अप पेज। अब आगे चलते हैं हम तीसरे लेक्चर में। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे अभी केवल और केवल रोड मैप देख रहे हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। इससे अधिक हम जब लेक्चर में पढ़ रहे होंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा केवल रोड मैप में ही। अब आता है डमी डाटा। इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करते हैं, क्योंकि डमी डाटा की ज़रूरत क्या है। देखिए जब हम फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसी कोई बैकएंड डाटा नहीं है, ना कोई बैकएंड से कोई डाटा आ रहा है, ना कोई वेबसाइट से कहीं पर कहीं यूज़र का इनपुट कहीं जा रहा है। हम केवल और केवल एक यूआई बना रहे हैं ऊपर ऊपर से। तो जो डाटा है वो कहीं से आ नहीं रहा है, जैसे प्रोडक्ट है कहीं से नहीं आ रहा है। तो ये डाटा हम एक डमी डाटा क्रिएट करेंगे, एक ऐसा फ़ोल्डर डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम बहुत सारे डाटा को सेट करेंगे, ताकि जब भी हमें जहाँ भी ज़रूरत लगे हम इसी इसी फ़ोल्डर में से हम डाटा को ले सकें। क्योंकि बैकएंड का काम ही होता है कि डाटा प्रोवाइड करना। अगर हम एक डमी डाटा क्रिएट कर ले रहे हैं तो हमारी वेबसाइट वैसे ही चलेगी जैसे कि बैकएंड को होने पर होता है। अगर बैकएंड नहीं है
तो हम एक डमी डाटा को क्रिएट करेंगे। जब डमी डाटा एक किसी फ़ोल्डर में होता है, तो उसे हम ग्लोबली स्टोर कराएँगे, ताकि उस डाटा का एक्सेस जो है कि हर फ़ोल्डर कर सके। तीसरा लेक्चर में हमने डमी डाटा क्रिएट किया और उस डाटा को ग्लोबली स्टोर किया। अब लेक्चर नंबर 4, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? यह एक रिएक्ट का फंक्शन होता है जो डाटा को ग्लोबली अवेलेबल करा देता है। अगर डाटा को ग्लोबली अवेलेबल कराना है तो हमें रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है। आगे चलेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर हम पीछे अगर बात किए हैं जिसमें हम फ़िल्टर, सॉर्टिंग, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट में हम कहाँ-कहाँ यूज़ किए हैं, तो यहीं पे यूज़ किए हैं। जब हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, सॉर्टिंग का यूज़ करेंगे जब हम सॉर्ट कर रहे होते हैं, सॉर्ट बाय लो टू हाई प्राइस, हाई टू लो प्राइस। तो यहाँ पर हम अच्छे से लॉजिक बिल्ड करेंगे, ये लॉजिक वाला पार्ट है। अगर आप डीएसए किए हुए हैं तो ये चीज़ें बहुत ही आपको आसान लगने वाली है, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, हमने बहुत ही अच्छे लेवल पर समझा रखा है। अगर पढ़े हैं तो रिवाइज़ हो जाएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ आ जाएगा। अब आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 5 पे। लेक्चर नंबर 5, ओनली यूआई। अब देखिए, हमने जो सर्च बार का लॉजिक है, सॉर्ट बाय का लॉजिक है, कैटेगरी का लॉजिक है, इस लॉजिक को हमने पहले ऊपर ही बिल्ड कर दिया है। क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट को हम सर्च कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली फ़िल्टर ही तो होता है। फ़िल्टर ही तो अप्लाई होता है। जब हम सर्च किए, फ़िल्टर होकर के वही प्रोडक्ट हमको दिख गया। तो ये फ़िल्टरिंग का ही यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। मेन लॉजिक है, हमने लेक्चर नंबर 4 में ही कवर कर लिया है। और जो यूआई लेवल पे है कि यहाँ तक हमको यूआई दिखेगी नहीं किसी भी चीज़ की, क्योंकि हम यहाँ तो लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लॉजिक बिल्ड किया लेक्चर नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 5 में हमने उसको यूआई में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा का सारा प्रॉपर सेट हो गया कि यहाँ पे हमने लॉजिक बनाया, यहाँ पर हमने उसका यूआई बना दिया। तो ये सिस्टम हमारा वर्क करने लगेगा। इस लेक्चर नंबर 5 तक आते-आते क्या-क्या वर्क करने लगेगा? सर्च बार हमारा वर्क करने लगेगा अच्छे से, सॉर्टिंग अच्छे से वर्क करने लगेगा, कैटेगरी सिलेक्शन वर्क करने लगेगा। डाटा चाहे बैकएंड से आए, चाहे डमी डाटा रहे, जैसे ही हम बैकएंड को ऐड कर लेंगे, जैसे ही हमारा बैकएंड ऐड होगा, इन सभी को हटा देंगे। ये जो डमी डाटा है, इन सबको रिमूव कर देंगे हम। अब आता है लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में हम कार्ट पेज को डिज़ाइन करेंगे। कार्ट पेज पे हम प्रोडक्ट को शो करेंगे, ये भी एक डमी डाटा ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास बैकएंड अभी भी नहीं बना हुआ है। और इस पे 3 टाइप्स के बटन हैं, एक इंक्रीज़ का, एक डिक्रीज़ का बटन है और एक रिमूव का बटन है। जैसे कि हमने देखा है अपनी वेबसाइट पे कि ये 3 प्रकार के बटन डिज़ाइन करेंगे और पेमेंट कैलकुलेशन करेंगे। ये भी एक डमी डाटा ही रहेगा। अच्छे से जब बैकएंड बिल्ड हो जाएगा तो ये पेमेंट कैलकुलेशन भी रियल हो जाएगा। अभी ये सभी जितने भी हम डिज़ाइन करेंगे, ये एक यूआई रहेगा। इसमें केवल और केवल स्टैटिक डाटा रहेंगे। अभी तक हमने क्या कर लिया है, एक बार रिकॉल करते हैं। हमने नैव बार बना लिया, ऊपर का सेक्शन। हमने डमी डाटा क्रिएट किया, फिर हमने सर्च बार बना लिया, कैटेगरी बना लिया और सॉर्ट बाय भी कर लिया, प्रोडक्ट लिस्ट भी होने लगे और हमने कार्ट भी डिज़ाइन कर लिया। अब क्या बचता है? अब क्या बचते हैं? अब डैशबोर्ड बचते हैं। तीनों डैशबोर्ड, यूज़र डैशबोर्ड, सेलर डैशबोर्ड और एडमिन डैशबोर्ड, उन्हीं तीनों को डिज़ाइन करने हैं हमें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यूज़र डैशबोर्ड देखिए यूज़र डैशबोर्ड कोई पेज नहीं होता है, ये एक कंट्रोल पैनल होता है जिसमें क्या क्या होते हैं। देखिए, प्रोफाइल पेज होता है। प्रोफाइल पेज से होता है जिसमें यूज़र के सारे डिटेल्स शो हो रहे होते हैं। एक सेलर फॉर्म होता है और ओटीपी पेज, इतना हम डिज़ाइन करेंगे, बेसिक यूआई बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब अभी एडवांस नहीं होगा कि ओटीपी सेंड करें तो जाने लगे, ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे, केवल सिंपल रहेगा। जब बैकएंड बन जाएगा अच्छे से, फिर बाद में हम इसे इम्प्रूव करेंगे। अभी केवल केवल यूआई लेवल पर ही बनता जाएगा। अब आते हैं लेक्चर नंबर 8 में, सेलर डैशबोर्ड। इसमें हम सेलर डैशबोर्ड का बेसिक वही यूआई लेवल पर ही बनाएंगे। एक सेलर प्रोफाइल, और फिर माई प्रोडक्ट में भी एक डमी डाटा हम जा करके ऐड कर देंगे, उसमें एडिट और डिलीट बटन लगा देंगे, ताकि उसके जैसे ही अगर अधिक प्रोडक्ट आने लगे तो वहाँ पे वो अधिक प्रोडक्ट को भी इसी सिमिलर वे में शो करे।
और ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म तो फॉर्म जैसा ही रहेगा, बस वो डाटा बैकएंड तक नहीं जा रहा होगा। लेक्चर नंबर 9, ये फ्रंट एंड का लास्ट लेक्चर है, जहाँ पर हम एडमिन डैशबोर्ड को हम डिज़ाइन करेंगे। एडमिन डैशबोर्ड में हम ऑल सेलर पेज देखेंगे, ऑल यूज़र और पेंडिंग सेलर। एक एक दो दो ही केवल और केवल यूज़र क्रिएट करेंगे, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग पाए कि आखिर यूआई दिखता कैसे है। बाकी जब मल्टीपल आने आने लगेंगे तो उसी वे में शो होते चले जाएंगे। और अब ये है लास्ट लेक्चर, जहाँ पर हम मेंटली प्रिपेयर होंगे कि पूरा रिवाइज करेंगे, मेंटली प्रिपेयर होंगे, माइंड सेट मूव टू बैकएंड। मतलब अब यहाँ पर आकर के हम फ्रंट एंड को यहीं पर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड अभी मेरा पूरी तरीके से बन चुका है, अभी फ्रंट एंड में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। लेकिन हम इसे जैसे बैकएंड डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर जब इंटीग्रेशन पार्ट में आएंगे तो फिर हम आएंगे फ्रंट एंड पे, फिर हम इसे अच्छे से डिज़ाइन करेंगे और कुछ चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। जो डमी डाटा है उसे हम रिमूव करेंगे वहाँ से, और जो बैकएंड की जो डाटा आ रहे हैं उसे हम सेटअप करेंगे अच्छे से एकदम। और अभी इसे यहीं पे इसी लेवल पे छोड़ देंगे, आगे चलेंगे अब हम बैकएंड में।